नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुसन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और हम लेकर आए आज भी वही एमसीक्यू जो पशुपालन में अपनी चल रही थी, उसी को अपने आगे कंटिन्यू रखते हुए वो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया था दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके जस्ट आगे अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेड सिंधी साहिवाल थारपारकर, ये प्रश्न आपका हो गया था। अगली बात ये प्रश्न है, गोवंश जिसमें मांस उत्पादन के लिए बधियाकरण किया जाता है, क्या किया जाता है? बधियाकरण किया जाता है, तो वो आपका उत्तर कौन सा होना चाहिए? देखो दोस्तों, गोवंश जिसमें मांस उत्पादन के लिए बधियाकरण किया जाता है, तो बधियाकरण अपन अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए बधियाकरण किया जाता है। बधियाकरण करने का उद्देश्य अलग अलग है। बुल्लक, पहला ऑप्शन आपके सामने है बुल्लक, दूसरा है स्टिर और तीसरा है टीजर बुल, और इनमें से कोई नहीं। तो गोवंश जिसमें मांस उत्पादन के लिए बधियाकरण किया जाता है, यानी मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर आप बधियाकरण कर रहे हो, तो वो बधियाकृत नर क्या कहलाता है? वो आपका उत्तर होना चाहिए बुल्लक। अगर अपन गोवंश में साधारण चीजों के लिए, जैसे अपन कहें बुल्लक क्या है, तो बधियाकृत नर एक क्या होता है? बुल्लक होता है। लेकिन इसको जो काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है दोस्तों खेती के लिए, खेती या कृषि कार्यों के लिए काम में लेने वाला होता है। वो कौन सा होता है? बुल्लक होता है। बधियाकृत नर है, उसे अपन क्या कहते हैं? बुल्लक कहते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य क्यों है, क्या है? बधियाकरण करने का उद्देश्य क्या है? खेती, अगर कृषि कार्यों के लिए या खेती के लिए कार्यों के लिए अगर आप बधियाकरण कर रहे हो गोवंश में, तो वो कहलाता है दोस्तों कौन सा? बुल्लक कहलाता है। अगली बात है स्टिर, तो उत्पादन यानी मांस उत्पादन के लिए, इसके लिए मांस उत्पादन के लिए अगर आप बधियाकरण कर रहे हो, तो वो कहलाता है दोस्तों कौन सा? स्टिर। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मांस उत्पादन है। क्या है दोस्तों? मांस उत्पादन। तो मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर बधियाकरण किया जाता है, तो वो कौन है? स्टिर कहलाता है। ऐसा नर क्या कहलाएगा? स्टिर कहलाता है। टीजर बुल दोस्तों, तो जो टीजर बुल होता है, ये गायों की हीट को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऐसा नर जो गायों की हीट का पता लगाता है, वह बधियाकृत नर क्या कहलाता है दोस्तों? टीजर बुल कहलाता है। क्या कहलाता है? टीजर बुल। तो ये गायों की क्या लगाता है? हीट, गायों की हीट का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सा कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है। गायों की हीट का पता लगाने का मतलब दोस्तों ये है कि जब गौशालाएं होती है, क्या होती है दोस्तों? गौशालाएं होती है, तो वहां पर अनेक गायों होती है। अब गौशाला जो पालक होते हैं, उनको पता नहीं लग पाता कि कौन सी गाय कब हीट में आ रही है, तो वहां पर 10:1 में 10:1 में टीजर बुल को छोड़ दिया जाता है। यानी 10 गायों पर एक टीजर बुल को क्या किया जाता है? रखा जाता है। टीजर बुल क्या होता है? बधियाकृत नर होता है। बधियाकृत क्या होता है? नर होता है। टीजर बुल होता है। टीजर बुल में क्या होता है? शुक्राणु तो बनते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होता है? गायों तक नहीं पहुंच पाते हैं, केवल शुक्राणु इसमें बनते ही है। तो गायों की हीट का पता लगाने के लिए कौन सा आएगा? टीजर बुल। और गौशाला में कितना अनुपात रखा जाता है? 10:1, यानी 10 गायों पर कितना टीजर बुल होता है? 1। आपके हिसाब से इसका उत्तर हो जाना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। यानी मांस उत्पादन के लिए क्या कहलाता है बधियाकृत नर? तो वो कहलाता है स्थिर। और खेती या कृषि कार्यों के लिए काम में लिया जाता है, तो वो कहलाता है कौन सा? बुल्लक। और अगर गायों की हीट का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है, बधियाकृत किया जाता है, तो वो कहलाता है कौन सा? टीजर बुल कहलाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
निम्न में से गाय का स्थायी दंत सूत्र है। निम्न में से गाय का स्थायी दंत सूत्र है। देख के बताओ दोस्तों कौन सा उत्तर होगा। निम्न में से गाय का स्थायी दंत सूत्र है। ये दंत सूत्र एक बार मैं आपको ऐसे बता देता हूं। यह है दोस्तों आई अपॉन आई। आई का मतलब होता है इंसाइजर। ये है जैसे 0 अपॉन क्या है 4 है। 0 अपॉन क्या है 4 है। अगला है वो कौन है सी अपॉन सी। सी अपॉन कौन है सी। सी का मतलब होता है कैनाइल। क्या होता है कैनाइल। यह है 0 अपॉन 0 है। आगे कौन है पीएम प्री मोलर। क्या होता है प्री मोलर पी एम प्री मोलर। तो ये होते हैं कितने होते हैं 3 अपॉन 3। कितने हो जाएंगे 3 अपॉन 3 होते हैं। आगे होता है एम यानी मोलर। एम अपॉन एम होता है। ये कितने होते हैं ये भी कितने होते हैं 3 अपॉन 3 होते हैं। आप इनको गुणा करोगे किससे 2 से। इंटू 2 से करोगे तो आपके दांत आ जाएंगे। देखो यहाँ पर 0 अपॉन 0 है तो इसको गुणा करोगे तो यहाँ पर कितने हो गए 8 प्लस यहाँ पर ऊपर कितने हो गए 6 प्लस यहाँ पर कितने हो गए 6 प्लस कितने हो गए 6 हो गए। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर टोटल आपके दांत आ गए कितने 32। 12 और 12 12 कितने हो गए 24 और 24 से 8 कितने हो गए 24 से 8 कितने हो गए 32 हो गए। तो टोटल कितने आ गए 32। तो ये ऐसे सूत्र चल रहा है। एक बार इसको देखना है इसका आपको उत्तर बताना है। किसमें पूछ रहा है दोस्तों गाय में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है गाय में पूछ रहा है। तो हम ये जानते हैं बोविडी जो कुल होता है कौन सा कुल होता है बोविडी जो कुल होता है जंतुओं का उसमें जैसे गाय भैंस भेड़ और बकरी। गाय भैंस भेड़ और बकरी इन बोविडी कुल के जंतुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। कितनी होती है 32 होती है। तो आपके यहाँ पर बराबर 2 से गुणा करोगे तो कितने आ रहे हैं दोस्तों वो आ रहे हैं आपके कितने 32। तो ये दंत सूत्र किसका हो जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा किसका गाय का है यानी बोविडी कुल का है। आगे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर है आई का मतलब जान गए होंगे आप क्या होता है इंसाइजर यानी कृतनक। सी का मतलब होता है कैनाइल मतलब क्या होता है रदनक। पीएम का मतलब होता है प्रीमोलर मतलब अग्र चवर्णक। और एम का मतलब होता है मोलर मतलब क्या होता है चवर्णक होता है। तो अगर आपसे पूछे कि ये किसके दांतों की संख्या है किसका है तो हो जाएगा कौन सा गाय का। गाय भैंस भेड़ बकरी में दंत सूत्र समान आएगा। गाय भैंस भेड़ और बकरी में दांतों की संख्या कितनी होती है 32। तो दंत सूत्र भी क्या आता है सम्मान आता है। अगला पूछे तो आ गया ये होता है दोस्तों दांतों की संख्या कितनी है यहाँ पर तो 36 है। कितनी है 2 से आप गुणा करोगे तो कितना आ रहा है आपके 36 आ रहा है। कितना आ रहा है सॉरी गुणा करके देखो एक बार कितना आएगा। जैसे यहां पर हो जाएगा 12 12 12 कितने हो गए 24 24 और 12 कितने हो गए 36। तो कितना आ जाएगा 36। कितना आ गया 36। और हम जानते हैं दोस्तों जो 36 दांत होते हैं वो किसमें होते हैं तो वो आपके होते हैं किसमें घोड़ी में होते हैं दोस्तों। किसमें होते हैं घोड़ी में होते हैं। आगे बात आ जाती है तो इसको गुणा करोगे आप किसने से 2 से। क्यों 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं अपन क्योंकि ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े की बात कर रहा है। तो यहाँ पर गुणा करोगे आप तो 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। और वो होता है दोस्तों किसका घोड़े का होता है। किसका होता है घोड़े का। घोड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है 40। गुणा करके देख लो 12 और ये कितने हो गए 2 और 2 4 4 12 16 16 और 12 कितने हो गए सही है 4 ये हो गए तो कितने हो गए भारतीय 36 36 और 4 कितने हो गए अपने पास आ गए 40। तो ये होते हैं कितने घोड़े के हो गए। आगे बात करते हैं तो इनको 2 से गुणा करोगे तो ये किसका हो जाएगा 44 आ जाएंगे दोस्तों। और 44 जो दांत होते हैं वो किस में होते हैं तो वो होते हैं आपके किसमें सुअर में होते हैं दोस्तों। किस में होते हैं सुअर में।
हाँ, तो 32 दांतों की संख्या किसमें होती है? बोविडी कुल। और बोविडी कुल में कौन कौन आते हैं? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। दांतों की संख्या कितनी? 32। तो इनका दंत सूत्र भी क्या होगा? ये वाला होगा पहला। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर है आई, अपन ने लिखा है आई अपॉन आई, तो आई अपॉन आई बराबर होता है 0/4। मतलब ये है इंसाइजर दांत, मतलब ऊपर 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोविडी कुल के जंतुओं में इंसाइजर, ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत नहीं होते हैं, मतलब है कृतनक दांत नहीं होते हैं। अगली बात अपन करें कैनाइल, ये होते हैं दोस्तों रदनक, यानी बोविडी कुल के जंतुओं में, बोविडी कुल मतलब गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में कैनाइल दांत पाए ही नहीं जाते हैं। कैनाइल दांत आते हैं दोस्तों मांस को काटने या चीरने फाड़ने का काम करते हैं, तो जंतुओं में क्या नहीं होते? पाए ही नहीं जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए बोविडी कुल के जंतुओं में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो कौन से दांत अनुपस्थित होंगे? तो वो होते हैं आपके कौन से? कैनाइल दांत होते हैं, मतलब रदनक दांत अनुपस्थित होते हैं। ऊपरी जबड़े में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? तो ऊपरी जबड़े में कौन से दांत अनुपस्थित होंगे? तो वो होते हैं कौन से? इंसाइजर, मतलब कृतनक दांत अनुपस्थित होते हैं। ये किसका है? 36 घोड़ी का। घोड़ी में दांतों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। और घोड़े में कितनी होती है? 40 दांतों की संख्या होती है। क्यों? क्योंकि घोड़ी जो होती है उसमें कौन से दांत अनुपस्थित रहते हैं? कैनाइल दांत अनुपस्थित रहते हैं। और घोड़े में कौन से दांत पाए जाते हैं? कैनाइल दांत पाए जाते हैं। अगला कौन सा है? सुअर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। और 44 होती है, इसमें सभी प्रकार के दांत क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या था? दंत सूत्र था। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? गाय का पूछ रहा है, तो गाय किस में आती है? बोविडी कुल में आती है। और बोविडी कुल का मतलब दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। तो आपका उत्तर कौन सा सही रहेगा? पहला ऑप्शन सही रहेगा। बैठ गई बात, तो अपन आगे चलते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से पैक जानवर नहीं है। निम्न में से पैक जानवर नहीं है। जानवरों को दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है बाहरवाक, एक तो पैक जानवर। जानवरों को कितने भागों में बांटा गया है? दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो होते हैं कौन से? बाहर वाहक। कौन से होते हैं? बाहर वाहक। और एक होते हैं कौन से? पैक जानवर। एक कौन से होते हैं? पैक जानवर। इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? तो बाहर वाहक यानी किसी वाहन के द्वारा बोझा ढोते हैं, किसी वाहन के द्वारा या किसी दूसरे के माध्यम से क्या ढोते हैं? बोझा। जैसे अपन बात करें बाहर वाहक में कौन आता है? जैसे ऊंट गाड़ी है दोस्तों। कौन सी गाड़ी है? ऊंट गाड़ी है। तो ये ऊंट क्या करता है? उस गाड़ी में सामान लाद कर ले जाता है, ना कि अपनी पीठ पर ले जाता है। तो एक तो हो गया कौन सा? बाहरवाक। ऐसे जानवर जो क्या करते हैं? किसी दूसरी चीज पर रखकर बार को ढोते हैं, तो वो तो कहलाते हैं कौन से? बाहरवाक। और पैक जानवर का मतलब दोस्तों ये है, ये अपनी सीधी पीठ पर लाद कर ले जाते हैं, सीधी पीठ पर लाद कर ले जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं दोस्तों? पैक जानवर होते हैं। बात समझ गए होंगे। जानवरों को बोझा ढोने के आधार पर कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। पहला कौन सा है? बाहरवाक। और दूसरा कौन सा है? पैक जानवर। यानी जो सीधे अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते हैं वो पैक जानवर कहलाते हैं, और किसी माध्यम से ढोते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं? बाहरवाक जानवर कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे अगर आप पूछ क्या रहा है? निम्न में से पैक जानवर पूछ रहा है, पैक जानवर नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो गधा, अब आप बताओ हमने क्या कहा? जो सीधे पीठ पर लादते हैं तो वो कहते कौन से होते हैं? पैक जानवर होते हैं। मतलब गधे पर सीधा पीठ पर लादा जाता है तो वो गधा कंस में आ जाएगा? पैक में आता है। खच्चर में क्या किया जाता है? सीधा किसमें
लादा जाता है, पीठ पर लादा जाता है, तो वो कौन सा आता है? पैक जानवर आता है। ऊंट है, तो ऊंट में क्या किया जाए दोस्तों? ऊंट के आगे क्या जोड़ी जाती है? पीछे गाड़ी जोड़ी जाती है, तो वो गाड़ी बन जाती है कौन सी? ऊंट गाड़ी। यानी वो गाड़ी में सामान लाद कर ले जाता है, तो फिर वो कौन सा आता है? बाहर वाक में आता है। आप समझ गए होंगे उत्तर। और चौथा ऑप्शन आपके सामने कौन सा है? उपयुक्त सभी है। तो आपका उत्तर कौन सा होना चाहिए? तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। नहीं है पूछ रहा है, तो गधा और खच्चर तो कौन से जानवर होते हैं? पैक जानवर होते हैं। बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तो ये लद कर जा जाते हैं, तो वो कौन से में चला जाता है? बाहर वाले में आता है, तो वो बाहर वाक कहलाते हैं। अगले अगले प्रश्न की अपन बात करें, एक बार इसका आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ गए होंगे जानवरों को कितने भागों में बांटा है? दो में, मतलब एक भारवाहक है और एक कौन सा है? पैक है। अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों, निम्न में से असंगत बताना है आपको। निम्न में से क्या बताना है? असंगत बताना है। इधर जानवर है, सामान्य उसका तापमान है और नाड़ी दर है उसकी। इधर नाड़ी दर है, सामान्य कितना तापमान शरीर का रहता है, और इधर कौन है? जानवर है। तो कौन से जानवर का कितना तापमान है और कितनी उसकी नाड़ी दर रहती है, वो आपको बताना है। असंगत बताना है दोस्तों। क्या बताना है? असंगत बताना है कि निम्न में से असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है। बात कर लेते हैं पहले गाय की। गाय की आप बात करें तो गाय के शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, बिल्कुल बात क्या है? सही है। इसको सेल्सियस में बताओगे आप तो कितना लिख सकते हैं? होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। और गाय का भी दोस्तों कितना, भैंस का भी कितना होता है? भैंस का भी कितना होता है? यही वाला भैंस का भी होता है। मतलब भैंस का और गाय का शरीर का सामान्य तापमान समान रहता है, यानी 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में पूछे तो कितना आ जाएगा? 38 डिग्री सेल्सियस। भैंस और गाय का क्या होता है? सम्मान। तो बिल्कुल बात क्या है? सही है। नाड़ी दर सही है दोस्तों। नाड़ी दर गाय की कितनी होती है? 45 से कितनी होती है? 65 होती है। कितनी होती है? 45 से 65 होती है। तो दोनों क्या है? गाय का सामान्य तापमान सही और नाड़ी दर भी क्या है? सही है। अगली बात करें तो कौन है? भेड़ है। भेड़ का शरीर का सामान्य तापमान होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बिल्कुल बात क्या है? सही है। अगली बात करें, 102 फ़ारेनहाइट डिग्री है, तो बिल्कुल बात क्या है? सही है। यहाँ पर 38 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। 38 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अगर 102 इसकी बात करता है तो सेल्सियस में आप इसको बदलोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 102 है तो कितना आ जाएगा? 49 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगर आपको एक चीज याद है कि फ़ारेनहाइट का या सेल्सियस का याद है, तो एक दोस्तों इसका सूत्र होता है, आप उसको बदल सकते हैं। सूत्र ये होता है C/5 बराबर F-32/9 होता है। उसको दोनों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक आपको याद है तो आप सूत्र के द्वारा क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। C/5 बराबर F-32 क्या होता है? 9 होता है। ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को किस में? फ़ारेनहाइट में चेंज करने का क्या है? सूत्र है। नाड़ी दर पूछे, किसकी पूछ रहा है? भेड़ और बकरी की। तो भेड़ और बकरी की नाड़ी दर कितनी होती है? 70 से 80 होती है। बिल्कुल बात क्या है? सही है। ऊंट है, ऊंट की अपन बात करें तो सामान्य तापमान दोस्तों कितना होता है? 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बिल्कुल बात सही है। नाड़ी दर ऊंट की पूछे तो 25 से कितना होता है दोस्तों? 32 होता है। कितनी होती है? ये प्रति मिनट है दोस्तों। नाड़ी दर प्रति मिनट है। क्या है? प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में उसकी नाड़ी कितनी बार चलती है? 25 से 32 बार ऊंट। ये बात भी सही है। अगली बात करें मुर्गी या पोल्ट्री की, तो शरीर का सामान्य तापमान होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और
उसकी नाड़ी दर होती है वो कितनी होती है 130 से कितनी होती है 160। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों गलत है, क्योंकि मुर्गी का शरीर सामान्य तापमान होता है वो 100 क्या नहीं होगा 3 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है। पोल्ट्री का जो तापमान होता है दोस्तों वो कितना होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 160 डिग्री क्या होता है दोस्तों फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, असंगति पूछ रहा है तो कौन सा है 4 नंबर आपका उत्तर सही रहेगा। समझ गए दोस्तों, इतनी चीजें आपको याद हो गई है। पहली अपन पूछे गाय भैंस की बात करें तो गाय भैंस के शरीर का तापमान दोनों का समान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर एक चीज आपको याद है तो दूसरी को आप याद कर सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं। C/5 बराबर F-32 बटावा कितना होता है 9। अगर सेल्सियस में दे रखा है तो C की जगह मान रख देना है। अगर आप फ़ारेनहाइट में याद है तो आपका फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट का मान रख देना है। वज्र गुणा करोगे तो उत्तर कौन सा में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। सही बात है, गाय का जो नाड़ी दर होती है वो 45 से कितनी होती है 65 होती है। भेड़ सही है, तापमान बिल्कुल सही है, और नाड़ी दर कितनी होती है 70 से 80। भेड़ और बकरी की दोनों की नाड़ी दर कितनी होती है 70 से 80 होती है। ऊंट का तापमान बिल्कुल सही है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और नाड़ी दर भी कितनी होती है 25 से 32, बिल्कुल बात सही है। चौथे ऑप्शन में अपन देखें पोल्ट्री या मुर्गी होती है उसके शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है, उसका तापमान कितना होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और नाड़ी दर बिल्कुल क्या है दोस्तों सही है। तो गलत कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो चौथे ऑप्शन में असंगत है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल याद हो गया होगा आपको। आगे अपन बात करें अगले क्वेश्चन की। तो कौन सा उत्तर आ गया था दोस्तों, चौथा। ये कौन सा गलत है, इसमें कौन सा है संगत है, चौथा ऑप्शन है संगत है, क्योंकि ये तापमान किसका नहीं होगा, मुर्गी का नहीं होगा। मुर्गी का कितना होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ये बिल्कुल बात ये तो सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गाय भैंस से दूध दोहन की सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है। भारत की बात बता रहा है, भारत में गाय भैंस से दूध दोहन की सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि कौन सी है। गीले हाथों से पूर्ण हस्त विधि, सूखे हाथों से पूर्ण हस्त विधि, गीले हाथों से अंगूठा विधि, और सूखे हाथों से अंगूठा विधि। तो भारत में गाय भैंस से दूध दोहन की सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली कौन सी विधि है। दूध दोहन की मुख्यतः 3 विधियां होती है दोस्तों। कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है। पहली विधि की आप बात करो तो दूध दोहन की कितनी विधि, 3 विधियां होती है। दूध दोहन की कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है। एक होती है कौन सी, पूर्ण हस्त विधि। कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि। दूसरी विधि कौन सी होती है दोस्तों, तो दूसरी होती है अंगूठा विधि। कौन सी विधि, अंगूठा विधि। कौन सी विधि होती है, अंगूठा विधि। और तीसरी कौन सी होती है, चुटकी विधि। तीसरी कौन सी होती है, चुटकी विधि। अगर दूध दोहन किया जाता है तो 3 तरीके से किया जाता है। पहला कौन सा है, पूर्ण हस्त विधि, और दूसरी कौन सी है, अंगूठा विधि, और तीसरी कौन सी है, चुटकी विधि। यानी अपन हाथों को लेते हैं, हाथों को थनों को बीच में पकड़कर पूरा हाथ ऐसे काम में लेते हैं, अंगूठे को बाहर रखते हैं, तो वो कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि। और अपन अंगूठे को बीच में दबाते हैं मुट्ठी बंद करके, तो वो विधि कहलाती है अंगूठा विधि। अंगूठे से दबाया जाता है थन को। यहाँ पर चुटकी विधि मतलब ऐसे चुटकी के माध्यम से, इधर अंगूठा आता है इधर चुटकी आ गई, तो वो कौन सा आता है, चुटकी विधि होती है। तो पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से
कि दूध दोहन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो सबसे उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है, पूर्ण हस्त विधि मानी जाती है। पूर्ण हस्त विधि, कौन सी विधि, पूर्ण हस्त विधि, यानी पूरे हाथ से दूध निकालना सही रहता है। सबसे उत्तम विधि कौन सी, पूर्ण हस्त विधि। अगला पूछे कि भाई थन छोटे हैं, तो फिर थन छोटे होंगे तो कौन सी विधि सही रहेगी, तो विधि रहती है कौन सी, चुटकी विधि। आपको पूरा दूध निकालना है तो फिर कौन सी विधि काम में लेते हैं, चुटकी विधि काम में लेते हैं। पूर्ण हस्त विधि से पूरा दूध नहीं निकलता है, तो छोटे थनों वाली जानवरों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है, चुटकी। और वैसे कौन सी रहती है, सबसे उत्तम विधि पूछे तो कौन सी आएगी, पूर्ण हस्त विधि। कई बार इसके इंग्लिश में नाम पूछ लेता है दोस्तों। पूर्ण हस्त विधि को कहते हैं फिस्टिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, फिस्टिंग कहते हैं। पूर्ण हस्त विधि को इंग्लिश में कहते हैं फिस्टिंग। कई बार ऑप्शन में क्या दे देता है, इंग्लिश शब्द दे देता है, तो फिस्टिंग है पूर्ण हस्त विधि। अंगूठा है नकलिंग। कौन सी है दोस्तों, नकलिंग। कौन सी है, नकलिंग। नकलिंग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, नकलिंग को कहते हैं अंगूठा विधि। और चुटकी को दोस्तों कहते हैं स्ट्रिपिंग। क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग। कौन सी है दोस्तों, स्ट्रिपिंग विधि है। इंग्लिश शब्द चुटकी को क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग। अंगूठे को क्या कहते हैं, नकलिंग विधि। और फिस्टिंग को क्या कहते हैं, पूर्ण हस्त विधि। ये इंग्लिश नाम भी याद आपको रखना है दोस्तों। तो सबसे उत्तम कौन सी हो गई, पूर्ण हस्त विधि। लेकिन आपका प्रश्न थोड़ा क्या है दोस्तों, अलग है। वो पूछ रहा है भारत में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली कौन सी है। वो उत्तम नहीं पूछ रहा है, उत्तम पूछेगा तो कौन सा आएगा, पूर्ण हस्त विधि। छोटे थनों के लिए पूछा जाता है तो कौन सा आता है, चुटकी विधि आएगी। और अंगूठा विधि तो काम में ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंगूठा विधि से कई प्रकार के थनैला जो नामक रोग होता है वो अंगूठा विधि से क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न ये पूछ रहा था आपसे कि भारत में सर्वाधिक काम में ली जाने वाली दूध दोहन की विधि कौन सी है दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों, जब अपनी माताएं बहनें दूध निकालती है, माताएं बहनें दूध निकालती है, तो हम क्या करते हैं, बाल्टी या पात्र में थोड़ा पानी लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, पानी। तो पानी से पहले छिड़काव लगाते हैं, उसको थनों को धोया जाता है, फिर अपन क्या निकालते हैं, दूध निकालते हैं। उस आधार पर आपका ये क्या है दोस्तों, प्रश्न है। तो अपने भारत में सर्वाधिक काम में ली जाने वाली कौन सी है, गीले हाथों से पूर्ण हस्त विधि। बिल्कुल नहीं लेते हैं दोस्तों, लेते हैं क्या, पूर्ण हस्त विधि तो निकालते ही नहीं है। गीले हाथों से पूर्ण हस्त विधि नहीं लेते अपन, अधिकतर पूर्ण हस्त विधि को लेते ही नहीं है। सूखे हाथों से पूर्ण हस्त विधि नहीं लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बाल्टी में तो अपन क्या लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं। गीले हाथों से अंगूठा विधि और सूखे हाथों से अंगूठा विधि। तो सूखे हाथों को तो अपन रखते ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, गीले हाथों से अंगूठा विधि काम में लेते हैं। भारत में सर्वाधिक या सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि कौन सी है दोस्तों, पानी साथ लेने का मतलब गीले हाथ होते हैं। और कौन सी विधि काम में ली जाती है, अंगूठा विधि। बाकी लेना कौन सी चाहिए दोस्तों, तो आपके आती है कौन सी, सूखे हाथों से पूर्ण हस्त विधि। ये सबसे क्या रहती है दोस्तों, उत्तम रहती है। हाथ कैसे होने चाहिए, सूखे। और विधि कौन सी होनी चाहिए, पूर्ण हस्त विधि काम में लेनी चाहिए, लेकिन अपन लेते नहीं है। अपन कौन सी लेते हैं, गीले हाथों से अंगूठा विधि। तो उत्तम पूछेगा तो कौन सी आएगी, सूखे हाथों से पूर्ण हस्त विधि। और भारत में काम में ले रहे हैं तो कौन सी आ रही है दोस्तों, गीले हाथों से अंगूठा विधि काम में आती है। और अगर पशुओं की संख्या ज्यादा है तो वहां पर अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं, मशीनों के द्वारा दूध निकाला जाता है। अंगूठा विधि तो बिल्कुल बात क्या है, करना ही नहीं चाहिए इसका उपयोग, तो क्योंकि कौन सा रोग हो जाता है, थनैला रोग हो जाता है। और गीले हाथों से पूर्ण हस्त विधि सही है, लेकिन हाथ कैसे नहीं होने चाहिए दोस्तों, गीले हाथ नहीं होने चाहिए। बात समझ गए होंगे, तो इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये अपने इसके आगे के क्वेश्चन थे। और अपन बात करते हैं आगे अपनी जो क्लास आएगी उसमें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं। आगे अपने दोस्तों को भी इसका क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम के क्वेश्चन है दोस्तों, तो आगे शेयर करते रहना चाहिए।
जय हिंद, जय भारत।